हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर मैंने काफ़ी लेक्चर्स बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मीनिंग, फीचर, ऑब्जेक्टिव सारा डिटेल में बताया था। इसके अलावा मैंने ये पूरी एचआरएम की एक सीरीज बनाई हुई है जिसमें मोर देन 60 लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने एचआरएम वर्सेस एचआरडी का डिफरेंस भी कराया था आपको, लेकिन इसके बावजूद भी देयर वर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो मैंने सोचा आपको आज एक और लेक्चर कराऊंगा मैं ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिकली फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आरबीआई, सेबी, आप यूजीसी नेट, आप कहीं पर भी अगर किसी भी पीएसयूज कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हैं और वहां एचआरडी अगर आपके सिलेबस में आता है तो आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज सब सिस्टम्स ऑफ एचआरडी। ठीक है, तो आज हम सब सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कितने सारे सब सिस्टम्स होते हैं और उसमें क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो इसके सिस्टम्स में सबसे पहला जो सिस्टम आता है एंड दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसमें जो सबसे पहला सिस्टम आता है दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेटिंग और इंश्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इन हिज जॉब। अब जो भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑब्वियसली वी टाइम टू टाइम रिव्यू देयर परफॉर्मेंसेस। हम उनके परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे उनको रेटिंग करते हैं, उनको रैंकिंग देते हैं, उसी बेस पे उनको बोनस मिलता है, उसी बेस पे उनको इंसेंटिव्स मिलता है, पोजीशंस मिलती हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक रेगुलर प्रोसेस है जो हमेशा ह्यूमन रिसोर्स या एचआर डिपार्टमेंट लगातार उसको करता रहता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इट इज द असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन अ सिस्टमैटिक वे। तो आप जो परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो वो एक सिस्टमैटिक वे में करते हो, कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इट्स अ वेरी रूटीन प्रोसेस व्हिच मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो। ऑल्दो द मेथड कुड बी, बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, मॉडर्न मेथड्स भी हैं, वो दोनों आपको मेरे एचआरएम वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने सारा डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द मेजर्ड अगेन ऑन द फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे इसको आप मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल, हाउ मच नॉलेज दे हैव, व्हाट इज द क्वालिटी, what is the quality and quantity of output they are producing, what is their supervision level, what is their leadership qualities, cooperation, dependability, उनके हेल्थ किस तरह की है, जजमेंट किस तरह का है, डिसीजन मेकिंग किस तरह की है, उनका मोटिवेशन लेवल किस तरह का है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे आप उनको कंपेयर कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरली आपके आउटपुट के बेस पर ये मेजर करती है कि आपका आउटपुट किस तरह का निकल कर आ रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ द अप्रेजल इज टू असेस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड टू प्रोवाइड फीडबैक टू द इम्प्रूव। अब यहाँ पे जो सबसे मेन पर्पस है वो पर्पस क्या है कि आप लोगों को फीडबैक दें, फीडबैक के बेसिस पर लोग इंप्रूव हो पाए। बट ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है व्हाट दे डू, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे लोगों को हायर एंड फायर करने लग जाती है। किसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे देती है, किसी को डिमोटिवेशन हो जाता है उसकी वजह से। बट बेसिकली दिस अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट। ये प्रोसेस का इंप्रूवमेंट है। अगर आप किसी को किसी की गलती नहीं बताएंगे, हाउ दे विल इंप्रूव, राइट? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका पहला सब सिस्टम है जो सबसे इंपॉर्टेंट एचआरडी का कंसेप्ट है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करनी है किसी की तो उसको फीडबैक देना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल अप्रेजल। अब पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। That it is provides the vital information about the individuals to prepare career plans for them. अब ऑब्वियसली बात है, हमने कैरियर प्लानिंग भी पढ़ी हुई है, कैरियर प्लानिंग वाला टॉपिक भी मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। तो वहां भी मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपके कैरियर को प्लान करती है ताकि वो समझ सके कि आने वाले टाइम में आप कैसे कैसे और अच्छा काम कर सकते हैं। तो पोटेंशियल अप्रेजल का पर्पस ही यही होता है कि वो आपको वाइटल इंफॉर्मेशन, आपको इंडिविजुअल्स का चाहिए, जिन एम्प्लॉइज के आप कैरियर के प्लान के बारे में सोच रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी तो आपको चाहिए होगी ना, कि वो किस तरह की चीजों के बारे में जानते हैं, क्या चीजें नहीं आती, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इट इवैल्यूएट्स द लीडरशिप एबिलिटीज एंड द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। अब ऑब्वियस ही बात है, कुछ चीजें क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। जैसे आउटपुट क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, कितना सेल हुआ, कितना सेल नहीं हुआ, वो सब आपको क्वांटिटेटिवली पता चल जाता है। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर वेरी क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव इन द मेन सेंस कि लीडरशिप क्वालिटीज है, किसी की इनिशिएटिव क्वालिटीज हैं, किसी का डिसीजन मेकिंग पावर है, ये किसी का विजन है, ये सारी चीजें आपको क्वालिटेटिवली कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको उसी से लोगों का फ्यूचर पोटेंशियल पता चलता है कि कोई आदमी आने वाले टाइम में कितना आपके लिए बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता है। इट एंश्योर्स द गुड मैच बिटवीन एम्प्लॉइज पोटेंशियल एंड द जॉब। तो जो भी जॉब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आने के चांसेस हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और वहां पोजीशन खाली है, तो वहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में से देख सकते हैं कि किसके पास वो पोटेंशियल है जिसको प्रमोट किया जा सकता है, जिसको वहां भेजा जा सकता है। सो पोटेंशियल अप्रेजल आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। अब यहां पर एक पॉइंट और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशंस हो गई हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हो गई हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दे नीड पीपल हु हैव द करेज एंड कैपेबिलिटी। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं ये,
कैपेबिलिटी कैसी है, करेज किस तरह का है। तो वो क्वालिटेटिव के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तभी आप असेस कर पाएंगे दैट हु इज द बेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। देयरफॉर वी हैव टू मेक द पोटेंशियल अप्रेजल ऑफ the present employees so that they can be undertake various kind of variety in future। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके जो प्रेजेंट इंप्लॉइज हैं वो फ्यूचर में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और दैट इज व्हाट द सेकंड सब सिस्टम जो है वो हमारा पोटेंशियल अप्रेजल बताता है किसी इंप्लॉय का। एक होता है आपने उसकी अभी की परफॉर्मेंस को असेस किया, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक होता है कि हम उसके पोटेंशियल को असेस कर रहे हैं कि भाई ये बंदा हो सकता है अभी परफॉर्म ना कर रहा हो लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल अप्रेजल। लेट्स कम टू द थर्ड एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी अगेन इट्स अ वेरी रूटीन एक्टिविटी इन मोस्ट ऑफ द एमएनसी कंपनीज, और अच्छी अच्छी कंपनीज में अक्सर ट्रेनिंग चलती रहती है। ट्रेनिंग क्या होता है हम सबको पता है, इट इज द अटेम्प्ट टू इंप्रूव द करंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय एबिलिटी टू परफॉर्म थ्रू लर्निंग, यूजुअली बाय चेंजिंग द एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड इंक्रीजिंग देयर नॉलेज। ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है, लोगों को नई नॉलेज देना, कुछ नया सिखाना, उनका एटीट्यूड चेंज करना, किसी नए कल्चर के बारे में सिखाना, किसी नए लैंग्वेज के बारे में सिखाना, सो दैट कि वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। And more like an investment, it is determined by the deficiency of employees performance। Obviously जब आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखते हो किसी पर्टिकुलर जगह उनकी पुअर आ रही है तो वहां आपको लगता है कि यार यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दिलवाने की बहुत जरूरत है। मान लो कि कोई मशीन है आपके पास, उस मशीन को चलाने में रोज गलती हो जाती है एम्प्लॉय से और उसकी वजह से आपको लॉस होता है, तो आप ये सोचते हो कि क्यों ना इस मशीन के ऊपर ट्रेनिंग हो जाए सो दैट कि लोग लंबे समय में गलतियां ना करें। ट्रेनिंग प्रोसेस इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, स्किल्स को एक्वायर करना, कंसेप्ट्स को समझना, एटीट्यूड को चेंज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिक टू जॉब बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। कोई आईटी में नया सॉफ्टवेयर आ गया, कोई नई लैंग्वेज आ गई तो उसकी ट्रेनिंग लेना। अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है, क्योंकि किसी भी तरह का चेंज या किसी भी तरह की एफिशिएंसी को बढ़ाना, मोर इंपॉर्टेंटली आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तभी मैंने आपसे कहा ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट लेस देन अ कॉस्ट। ज्यादातर लोग इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं कि अगर हम किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा। Employee working as supervisors and executives need interpersonal और people skills training as well। अब यहाँ पे जो ऊपर की पोजीशंस पे लोग काम करते हैं उनको people skills पे भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लीडरशिप स्किल्स की भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बिकॉज उनका जो रोल है वो बिल्कुल अलग तरह का है। जो नीचे वाले लोग होते हैं वो जनरली एग्जीक्यूशन में होते हैं, ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो जनरली प्लानिंग में होते हैं। दे रिक्वायर टू अंडरस्टैंड वन एंड अनदर एक्ट अकॉर्डिंगली। अब एक दूसरे को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल स्किल्स में परसुएशन, लिसनिंग स्किल्स, रिस्पेक्टिंग अदर्स, इस तरह की भी ट्रेनिंग आपको लोगों को दिलवानी पड़ती है। यहां पर आप कई बार सीनियर मैनेजर या ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट लोगों की ट्रेनिंग हो सके, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसमें ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। डेवलपमेंट तो तभी होगी ना जब किसी तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, अगर ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा, राइट। लेट्स कम टू द फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओडी। और ऐसे एचआर का तो बहुत कोर सब्जेक्ट है ये, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। It intends to change the belief, attitude, values and structure of the organization that can be better adapt to new technologies, markets and future challenges। अब एक होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अभी काम कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में इन्वायरमेंट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, फ्यूचर चैलेंजेस चेंज हो जाते हैं, तो उसमें हम किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने बिलीफ्स को चेंज करते हैं, अपने वैल्यूज को चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, डिजाइन को चेंज करते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती है आपके स्ट्रक्चर में, आपकी सोच में, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम एंड देयरफॉर मस्ट डेवलप इटसेल्फ फॉर अडॉप्टिंग वेरियस चेंजेस टू मीट द चैलेंजेस थ्रोन आउट ऑफ अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैंने आपको जस्ट बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि फ्यूचर चैलेंजेस चेंज होते रहेंगे, तो अगर आपका सिस्टम रिजिड है या क्लोज है, ओपन नहीं है, आप सोच के बैठे कि जो हम आज कर रहे हैं यही हम कल भी करते रहेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप फेल हो जाएंगे। ये हमेशा हमें समझ के चलना है कि जो हम आज कर रहे हैं हो सकता है कल वो सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, हो सकता है कि वो पूरी की पूरी वो मार्केट बदल जाए, वो प्रोडक्ट बंद हो जाए, ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट। एक समय कोडैक जो था वो कैमरास बेचता था और मार्केट में कैमरास खूब बिकते थे, लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, वेयर डू कोडैक स्टैंड्स, कोडैक बंद हो गया। एक समय नोकिया अपने मोबाइल फोन्स बेचता था, लगता था कि हमेशा नोकिया ही नंबर 1 रहेगा, 70% मार्केट शेयर हुआ करता था, लेकिन फाइनली क्या हुआ, नोकिया बंद हो गई, बिक गई। तो कहने का क्या मतलब है कि एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, एनवायरमेंटल डिसीजंस हमेशा चेंज होते रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। तो आप ये सोचें कि आपकी अप्रोच क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है
यह रिएक्टिव अप्रोच है। ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि आप अपनी अप्रोच की तरफ ध्यान दो। आप ये मत सोचो कि आप करंट टेक्नोलॉजी क्या सीख रहे हो, आप ये सोचो फ्यूचर में क्या आ सकता है, हमें उसकी तरफ बढ़ना है। क्योंकि हो सकता है कि जब तक आप पहुंचो या जब बहुत लोग उस चीज को सीख लेंगे तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप इनिशियल टाइम पे ही डिटेक्ट कर लेंगे कि हो सकता है 3-4-5 सालों में इस चीज का ट्रेंड आ जाए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया, डाटा एनालिटिक्स का आया, तो वहां पे डाटा साइंस का आया, तो उससे क्या हुआ, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जब वो फील्ड एक्सेल करेगा तो आप उसके साथ बहुत पैसा बनाएंगे, और पैसा ही नहीं, आप उस चीज में अपने लायक जॉब ढूंढ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे भी इक्वली अप्लाई होती है। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना जरूर, कमेंट करना, आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, बताना जरूर। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क इन विच चेंज इन क्लाइमेट एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस। अब यहां पे करते क्या है, क्लाइमेट भी चेंज होता है, कल्चर भी चेंज होता है, बेसिकली चेंज इज इनएविटेबल। याद रखिएगा, जब आप ओडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ के चलें ओडी और चेंज का बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ है। चेंज होगा तो डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आपका सर्वाइवल भी होना मुश्किल हो जाएगा। वेरियस ओडी मेथड्स इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, आपको फीडबैक लेना पड़ेगा लोगों से, ये क्या चेंजेस हो रहे हैं, टीम बिल्डिंग चाहिए, इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग चाहिए, एमबीओ करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, प्रोसेस कंसल्टेशन करें, अल्टीमेटली मार्केट के सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, और उस सिनेरियो को समझे ही नहीं, उसको प्रिडिक्ट करें और प्रिडिक्ट के हिसाब से चेंजेस करें, सो दैट कि आप सर्वाइवल कर पाएं। पहले सर्वाइव करें और फिर एक्सीलेंस की तरफ बढ़ें। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये चौथा सब सिस्टम है। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज बूस्ट अप देयर मोरल एंड इनकरेज द अदर्स टू वर्क हार्ड। जिसको रिवॉर्ड मिलता है वो तो ऑब्वियसली खुश होता ही है, लेकिन जो दूसरों को रिवॉर्ड लेता हुआ देखता है वो भी काफी इंकरेज होता है। पॉजिटिवली कई बार इंकरेज होता है, निगेटिवली कई बार वो डिस्करेज भी हो जाता है कि मैंने भी बहुत एफर्ट डाला था लेकिन मेरे को प्राइज नहीं मिला। ऐसा तो स्कूल टाइम से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उस प्राइज के लिए एक बार दोबारा रन करने के लिए जरूर दौड़ते हैं कि हम फिर से उस चीज को अचीव करके दिखाएंगे। तो रिवॉर्ड हमेशा हेल्प करता है। बाय रिवॉर्डिंग हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज मेक देम मोटिवेटेड फर्दर, उनको और ज्यादा मोटिवेट कर देता है, आउटपुट बढ़ जाता है। दिस लीड्स टू द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है, लोग रिवॉर्ड्स को पाने के लिए और ज्यादा काम करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से, और जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज का कल्चर चेंज होता है, मतलब सभी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाकी लोग जो थोड़ा कम भी काम कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती हुई नजर आती है। देन रिवॉर्ड सिस्टम इनकरेज एम्प्लॉय टू सीक सेल्फ डेवलपमेंट ऑल्सो। कई बार हम रिवॉर्ड को पाने के लिए खुद को डेवलप भी करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एबिलिटी है, हमें बस उस चीज को अगर हम सीख लेंगे तो हमें उसका फायदा मिल जाएगा। रिवॉर्ड सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी द क्विकेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल फैक्टर्स में से एक आता है। आपको पता ही है कि चाहे वो रिवॉर्ड दूसरे दोनों तरह के हो सकते हैं, आगे उसके बारे में बात भी कर लेते हैं। इसमें डायरेक्ट कंपनसेशन, इनडायरेक्ट कंपनसेशन दोनों हो सकता है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स भी होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स भी होते हैं, और वो दोनों रिवॉर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप उसको इंडिविजुअल बेसिस पे भी दे सकते हैं, ग्रुप को भी दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसका जो सीधा कनेक्शन है वो प्रोडक्टिविटी से है। बट याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म में तो ये अच्छा काम करता है, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड बहुत ही एक्सपेक्टेड हो जाता है। तो जब कोई चीज बहुत एक्सपेक्टेड हो जाती है तो वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। कहते हैं ना, कभी कभी कोई चीज करना आपको सरप्राइज करता है, हमेशा हमेशा वही काम करते रहेंगे तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा, वो बस लगेगा हाँ ये तो होता ही है, राइट। तो इतना इसको नॉर्मली नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसको इसीलिए साल में एक बार या जैसे 2 साल में एक बार आपको देती है, तो उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर उस चीज का क्रेज बना रहता है कि मुझे इस चीज को पाना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सबसिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। काउंसलिंग क्या है? इट्स एन वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। इट्स अ सर्विस प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज कई बार अपने पर्सनल लाइफ की वजह से परेशानी में आ जाते हैं, या किसी प्रोफेशनल कंफ्लिक्ट की वजह से परेशान है, या कुछ भी स्ट्रेस हो रहा है, उनको एंजाइटी हो रही है, बर्नआउट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की चीजें उन्हें अच्छी नहीं लग रही, तो इन चीजों की जगह पर वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो प्रोफेशनल काउंसलर्स का इस्तेमाल करती है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल काउंसलर्स को हायर करती है, जो लोग एम्प्लॉइज से बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। उससे आपको बहुत फायदा मिलता है लॉन्ग रन में, बिकॉज उससे आपकी एब्सेंटिज्म कम हो जाती है, आपके टर्नओवर कम हो जाता है, जो लोग थके थके नजर आते हैं वो कम हो जाता है, और सबॉर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है जूनियर सीनियर का एक रिलेशनशिप अच्छा होता है। काउंसलिंग रियली हेल्प्स, राइट।
कई बार मेरे स्टूडेंट्स को भी लगता है कि उनका मोरल बहुत डाउन हो गया है, तो वो मुझे मैसेज कर देते हैं, वो मुझे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं भी कभी डाउन हो जाता हूं तो मैं जिनको अपना रोल मॉडल मानता हूं मैं उनको फोन कर लेता हूं कि सर आप मुझे गाइड करें। तो कहने का मतलब है हर आदमी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो काउंसलर की तरह काम करता है। वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, और ऐसे लोगों की सख्त जरूरत होती है अपनी लाइफ में जो आपको सही डायरेक्शन दिखा पाए। बड़े कम लोग होते हैं ऐसे, बट अगर आपको मिल जाए तो उनसे बेहतर वो हीरे की तरह आपकी लाइफ में, दे रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो काउंसलिंग जो है वो भी यहाँ पर एचआरडी कराती है, बहुत ज्यादा कराती है। इनफैक्ट दे अंडरस्टैंड, ये आपको हेल्प करता है आपके स्ट्रेंथ्स को समझने में और आपकी जो वीकनेसेस हैं उसको भी, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द सेवेंथ वन एंड दैट इज कॉल्ड क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या होता है? इट्स ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग सेम और सिमिलर वर्क। अब क्या होता है, कई बार मैं भी किसी चीज की तैयारी कर रहा हूं, मान लो कोई एक्स एग्जाम है, मैं भी तैयारी कर रहा हूं और एक और पर्सन है वो भी एक्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हम दोनों का सिंस गोल सेम है, हम सिमिलर वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इसी को हम क्वालिटी सर्कल कहते हैं। बचपन में इसको ग्रुप स्टडी किया करते थे हम, याद है आपको? ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं जी। ग्रुप स्टडी तो कोई करता नहीं था, बट फिर भी उसको ग्रुप स्टडी बोलते थे क्योंकि सबका कॉमन गोल होता था, एक ही एग्जाम है, सबको पढ़ना है। हॉस्टल्स में आप जाके देखें एक रात पहले किस तरह से ग्रुप स्टडीज हो रही होती हैं, और एक बंदा होता है जो टीचर से भी बेहतर पढ़ाता है, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज जो होती है क्वालिटी सर्कल वाली जो बात होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, दे मीट वॉलंटरली टुगेदर। ऑब्वियसली दोनों का विन विन सिचुएशन है, तो वॉलंटरली लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर एक दूसरे के साथ कुछ टाइम बिताते हैं, चाहे वो आवर्स हो, चाहे वो ऑफिस में हो, ऑफिस के बाद हो, ठीक है। उससे वो एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, और कहीं ना कहीं क्वालिटी सर्कल आपको हेल्प करता है, आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। और वो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, हर फील्ड में देखने को मिल जाएगा, राइट। जो लोग जिम जाते हैं इकट्ठे, वो हेल्थ के बारे में इकट्ठे बात कर रहे होते हैं। जो एक साथ क्रिकेट मैचेस देखते हैं वो क्रिकेट मैचेस के बारे में बात करते हैं। जो एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक साथ पढ़ाई की बातें करते हैं। तो कहने का मतलब क्वालिटी सर्कल इज वेरी कॉमन इन कॉमन लाइफ ऑल्सो, इन आवर लाइफ ऑल्सो, राइट। दे ऑल्सो इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन देमसेल्फ इफ पॉसिबल। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपको किसी थर्ड पर्सन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्वालिटी सर्कल में अगर दो लोग अच्छे हैं और दोनों आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। और जो एचआरडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, राइट। एचआरडी में अगर रोज आपके पास लोग कंप्लेंट लेकर आएंगे, उससे बेहतर ये है कि लोग क्वालिटी सर्कल बना ले और आपस में प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले, बहुत फायदेमंद होगा, राइट। इट इज अ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पार्टिसिपेटिव है क्योंकि जो एक्स पर्सन है वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना वाई पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तभी मैंने कहा था ये विन विन सिचुएशन होती है। लोग क्वालिटी सर्कल में आते ही तब है जब उनको कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है और दूसरे पर्सन को भी आपसे कुछ प्रॉफिट है, तभी वो आपके साथ चल रहा है, राइट। इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पेक्ट मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ऑब्वियसली यहाँ पर मैनेजर्स और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों लोग जो है क्वालिटी सर्कल का इकट्ठे भी एक साथ हो सकते हैं और वो उनको एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। Let's come down to the eighth one and that is called role analysis. अब role analysis में क्या होता है? That it is a set of expected behavior. Role क्या होता है? It's a set of expected behavior pattern attributed to a person occupying a giving position in a unit. अब role हमें कुछ मिल गया, मान लो हमें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया, हमें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया, हमें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया, हमें रिलेशनशिप मैनेजर बना दिया गया। तो जो मेरी डेजिग्नेशन है उससे जुड़े हुए कुछ रोल हैं, कुछ सेट एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, हमें वही काम करना है उस पोजीशन के हिसाब से जिस भी पर्टिकुलर जॉब में हम काम कर रहे हैं। एवरी एम्प्लॉय हैज अ रोल टू प्ले। ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय अपना अपना रोल प्ले करता है। एम्प्लॉय हैज टू प्ले डाइवर्स रोल बोथ ऑन एंड ऑफ द जॉब। अब जो एम्प्लॉयज हैं उनका डाइवर्स रोल है। डाइवर्स रोल इसलिए क्योंकि ऑन द जॉब भी कुछ रोल है, आप कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, प्लस इसके अलावा आपके फैमिली में भी आपका कुछ रोल है। तो आज रोल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोल, हर आदमी मल्टीपल रोल्स को प्ले कर रहा है एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, राइट। The attitude and behavior of a person vary with the role identity. अब रोल जो हम अगर अपनी आइडेंटिटी को समझ लें कि हमारा रोल क्या है। अब मैं जहां पे कभी कहीं कहीं, अब मैं अगर टीचर हूं तो मेरा रोल टीचिंग है, लोगों को पढ़ाना है, गाइड करना है, मेंटर करना है, तो ऑब्वियसली वो मेरा एक सबसे वर्क रोल मेरा वो है। बट एट द सेम टाइम आई एम अ ब्रदर, एट द सेम टाइम आई एम अ हस्बैंड, एट द सेम टाइम आई एम अ फादर। तो वहां पर भी हमें चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारा जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उनको भी हमें चेंज करना पड़ता है, मॉड्यूलेट करना पड़ता है। मैं हर जगह हर समय टीचर नहीं हो सकता, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल चेंजेस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से भी हमें अपने रोल को चेंज करना पड़ता है। When a person confronted with divergent role expectations, there comes the conflict. अब यहां पर रोल कन्फ्लिक्ट या अगर रोल एम्बिग्यूटी लोगों में नजर आएगी तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस होगा। रोल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? मैं हूं कुछ लेकिन मैं बन कुछ रहा हूं, राइट। तो जो मैं
हूं एक्चुअली में, अगर मैं वो नहीं बताऊं, अपने आप को होल्ड बैक करूं, तो होगा क्या कि आपका जो रोल कन्फ्लिक्ट है, कोई एग्जाम्पल है कि समबडी इज नॉट गुड एट मार्केटिंग बट इज डूइंग मार्केटिंग जॉब, तो वो हमेशा रोल कन्फ्लिक्ट को फेस करेगा, राइट। इसीलिए हमेशा हमें वो जॉब चूज करनी चाहिए, हमेशा वो काम करना चाहिए जहां रोल कन्फ्लिक्ट बिल्कुल ना हो। बिल्कुल आपको क्लैरिटी हो कि मैं ये काम करता हूं क्योंकि मैं इस काम को पसंद करता हूं, आई एम कंप्लीटली कंफर्टेबल विद दिस। अदरवाइज स्ट्रेस डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज आप जो है नहीं वो आप कर रहे हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं रहे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एचआरडी इसको रेगुलरली रोल एनालिसिस को भी करती है, और काउंसलर्स के थ्रू आपको हेल्प करती है बताने में कि एग्जैक्टली आपका रोल है क्या। और अगर आप बता देते हैं काउंसलर्स को, सर मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, और अगर वो काउंसलर एचआर डिपार्टमेंट को वो चीज बता देता है, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प मिलती है, आपको अपने फेवरेट जोन में जाने का टाइम मिल जाता है। अगला जो है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। काफी एक्सपेक्टेड है, हमें पता ही है होता क्या है। इट्स अ डिटेल प्लानिंग, इट्स अ फ्यूचर प्लानिंग ऑन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। कितने लोग किस टाइम पे किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ चाहिए, वो सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट है। बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, वहां पे सब कवर किया हुआ है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट प्लान डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एनालिसिस एंड डाटा। ऑब्वियसली आप डाटा को लेते हो, एनालाइज करते हो, आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्शंस कर देते हो, और उसी हिसाब से पूरे साल का प्लान बन जाता है। A reasonable degree of accuracy is essential for the business projection। मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ा सा प्रोजेक्शन करके हमें चलना पड़ता है। आप हर चीज तो प्लान नहीं कर सकते, बट फिर भी कुछ नंबर्स आप प्लान करके चलते हो, और वो आपके प्लानिंग आपको एग्जीक्यूशन में काफी हेल्प करता है, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर प्लानिंग इज टू गेट द सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल हैविंग एडुकेट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स टू परफॉर्म जॉब। जैसा मैंने आपको बताया, राइट पीपल एट राइट टाइम एट राइट पोजीशन, दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन पावर प्लानिंग या एचआरपी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Let's come down to the 10th one, and that is called procurement and placement. Procurement and placements क्या होते हैं? It's a very important subsystem. Procurement of human resources done through recruitment and selection. जैसा हमें पता ही है कि लोगों को अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना है, procurement तो किसी को procure करना। procure करने का मतलब अगर हमें recruit करना है या उनको select करना है। जब हमें एक बार recruit और select कर लिया, तो जो हमारी vacancies होती हैं वो दोनों मेथड से fill हो जाती हैं। And after that what we do is वी प्लेस दोज पीपल। हम बाद में उनके पोटेंशियल को देखकर, हमें जहां पर भी हमारे पास पोजीशन खाली होती है, जिस डिपार्टमेंट में खाली होती है, जिस यूनिट में खाली होती है, वहां पर हम उन्हें प्लेस कर देते हैं। तो पहले प्रोक्योर करते हैं राइट पीपल को, और फिर बाद में उन्हें हम प्लेस कर देते हैं इन द डिपार्टमेंट वेयर दे आर रिक्वायर्ड, राइट। लेट्स कम डाउन टू द 11th वन, एंड दैट इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन में क्या होता है? जॉब इज रोटेटेड अमंग द एम्प्लॉयज टू इंक्रीज देयर नॉलेज एंड स्किल्ड द परफॉर्मेंस। अब एक बात हमें समझना पड़ेगा, अगर मैं एक ही डिपार्टमेंट में, एक्स डिपार्टमेंट में कई सालों से काम कर रहा हूं, तो होगा क्या? जॉब बहुत मोनोटोनस हो जाएगी, और मुझे वाई डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। जॉब रोटेशन का बेस्ट एग्जांपल मुझे बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता है। बैंकिंग में आप देखेंगे लगातार लोगों को शिफ्ट किया जाता है, उनके डिपार्टमेंट्स को शिफ्ट किया जाता है। कभी उनको लोन डिपार्टमेंट में, कभी उनको एसएमई लोन में, कभी उनको एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में, कई बार उनको कार लोन में, मतलब डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में। आप कहीं ना कहीं लोगों को घुमाते रहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को काफी सारे सेक्टर्स का या काफी सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चल जाता है, जो बहुत हेल्प करता है, और लोगों की जो मोनोटोनस जॉब होती है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन से लोगों के एब्सेंटिज्म को थोड़ा कम कर देता है, टर्नओवर को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि जॉब हमेशा चैलेंजिंग बनी रहती है, कुछ नया उसमें सीखने को आपको मिलता रहता है। जो 12th है, एंड दैट इज द लास्ट सब सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। अब एक बात हमें समझनी है कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं, राइट। वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। तो एक्सट्रैक्ट द बेस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज, एडुकेट, हेल्दी एंड हाइजीन वर्किंग कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड। याद रखिएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह के इन्वायरमेंट में हमारे लोग काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपका इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छे होने चाहिए, तो लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। यही अगर अनहाइजीनिक होगा, वर्किंग कंडीशन एडवर्सली आपको इफेक्ट करेंगी, तो वो आपके फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों को इफेक्ट कर देती है। तो एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो जैसा अच्छी कंपनीज हमेशा इन पे बहुत ध्यान देती है कि वर्किंग लाइफ जो है हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि एचआरडी के सब सिस्टम्स क्या होते हैं। एचआरडी के टॉपिक का ये काफी डिटेल्ड लेक्चर मैंने डिटेल फॉर्म में कवर किया है। काफी इंपॉर्टेंट होता है, सब सिस्टम्स के ऊपर एमसीक्यूज भी काफी आते हैं, और इसके अलावा आपको ये टॉपिक डिटेल में भी आ सकता है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको भी मैं HRM वाले डिपार्टमेंट वाले HRM वाले सेक्शन में इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक यू।